बेटा, तुम्हारे पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ तो रहम कर बेटा। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों भाइयों को पढ़ाई में हमारे जीवन भर की सारी पूंजी खर्च कर दी है। बेटा, अब उनके इलाज के लिए पैसे लग रहे हैं तो मैं कहाँ मांगने जाऊं। बेटा, और तुम्हारे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे ना, वह तुम दोनों भाइयों ने बांट तो लिया। अब मैं कहाँ हाथ फैलाने जाऊं। बेटा, कुछ तो दया करो। निर्मला जी अपने छोटे मयंक के सामने गिड़गिड़ाती रही कि उतने में ही छोटी बहू काव्या बन ठनकर तैयार होकर साइड में पर्स लटकाए अपने पति मयंक से बोली, चलिए जी, मुझे शॉपिंग कराने में देरी हो जाएगी और आपको ऑफिस भी तो जाना है ना। कहते हुए दोनों बेटे बहू कार में बैठकर निर्मला जी के सामने से ही जाने के लिए तैयार हो गए। तभी निर्मला जी ने बहू से अपने हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए कहा, बहू, कम से कम मुझे अस्पताल तक कार में ही बैठाकर पहुंचा दो। तो इधर उधर दौड़ भाग करके मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में अब ऐसा लग रहा है जैसे जान ही नहीं रह गई। तभी काव्या ने कड़वा सा मुंह बनाते हुए फीकी मुस्कान के साथ अपनी सास के हाथों को झटक कर कह, चल बुढ़िया, तेरी औकात नहीं है ऐसी चमचमाती हुई कार में बैठने की। और कार का दरवाजा खोला और उस पर बैठकर मैंग से कहा, चलो मैंग, हमें देर हो रही है। इस बुढ़िया का क्या है, इसका तो रोज का ही ड्रामा है। अभी थोड़ी देर में ही हमारा बेटा शिवा भी स्कूल से आ जाएगा तो फिर मुझे कहीं निकलने भी नहीं बनता। मैंग ने भी हाँ में सिर हिलाया और दोनों पति पत्नी कार में बैठकर निर्मला जी के सामने से ही चले गए। निर्मला जी ठगी सी उन्हें तब तक देखती रही जब तक कि उसकी कार उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। अब निर्मला जी थक हार करके धीरे धीरे आंसू बहाती हुई अस्पताल के लिए निकली कि कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक रिक्शे वाला मिल गया। रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा रोक दिया और कहा, अम्मा जी, कहाँ जाना है, आइए रिक्शे में बैठिए। तभी निर्मला जी ने बिना रिक्शे वाले को देखे ना में सिर हिला दिया और थोड़ी देर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। तभी रिक्शे वाले ने कहा, अरे निर्मला चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं राजू, आपका पड़ोसी, जो बचपन में गांव में आपके हाथ से ही खाना खाने की जिद करता था और आप मुझे कितने प्यार से खिलाया करती थी। भूल गई क्या आप मुझे? निर्मला जी ने अपने दिमाग पे जोर डाला तो उन्हें याद आया कि अरे हाँ बेटा राजू, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। तू कैसा है रे? जब से हम लोग गांव से शहर आए हैं ना, गांव के किसी भी लोग से मुलाकात नहीं हुई बेटा। और बुढ़ापे के कारण तो आजकल यादाश्त भी कमजोर होती जा रही है। राजू ने निर्मला जी को अपने हाथों का सहारा दिया और रिक्शे में बैठाने लगा तो निर्मला जी मना करने लगी क्योंकि उनके पास तो रिक्शे का भाड़ा देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब राजू ने जिद करके अपने रिक्शे में बैठा ही लिया तो वह बैठ गई। राजू बोला, चाची, आपको जाना कहाँ है? तभी निर्मला जी ने आंखों में आंसू लिए सुबक हुए कहा, बेटा सरकारी अस्पताल की ओर ले चल, तेरे चाचा वहाँ भर्ती हैं। बेटा, उनकी हालत बहुत गंभीर है। इतना कहते ही वह बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लगे। राजू रिक्शा को तेज तेज चलाता रहा और जितना जल्दी हो सके वह निर्मला जी को अस्पताल ले जाकर जाना चाहता था और निर्मला जी की ऐसी हालत के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता था। इसीलिए वह निर्मला जी को सांत्वना देता रहा और रिक्शा चलाता रहा। जैसे ही वे दोनों अस्पताल में पहुंचे, सबसे पहले राजू ने निर्मला जी का हाथ पकड़कर रिक्शे से उतारा और उन्हें अपने हाथों का सहारा देकर उनके पति के पास ले गया। निर्मला जी का लटका सा और मुरझाया सा चेहरा देखकर निर्मला जी के पति गोवर्धन जी समझ गए कि निर्मला को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। फिर भी उन्होंने निर्मला जी को हिम्मत
बधाया कि वे जल्दी ही ठीक होकर घर चलेंगे, लेकिन उनके साथ जो लड़का खड़ा था उसे वे पहचान नहीं पाए। तभी राजू ने उनका चरण स्पर्श किया और अपने बारे में अपने बचपन की बातें याद करवाया। तब गोवर्धन जी ने भी बड़ी मुश्किल से उसे पहचाना। राजू ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह उनकी हर संभव सहायता करेगा। राजू की बातें सुनकर गोवर्धन जी खुश हो गए और वे शांत मुद्रा में एकटक अस्पताल की छत को निहारने लगे। तभी राजू ने निर्मला जी को एक तरफ से जाकर पूछा कि काकी, ऐसी क्या बात है जो आप दोनों इतने परेशान हो रहे हो, जबकि आप तो छोटे भैया मयंक के पास रहते हो ना। जहाँ तक मैंने सुना है उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो। राजू की ऐसी हमदर्दी भरी बातें सुनकर निर्मला जी फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने वह सारी बातें राजू को बता दिया, जैसा व्यवहार उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया था। राजू निर्मला जी को चुप कराते हुए बोला, तो चाची, आप बड़े भैया के पास क्यों नहीं चली जाती मदद मांगने। तब निर्मला जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं सुख के दिनों में छोटे बहू बेटे के पास रही और दुख के दिन आते ही बड़े बेटे बहू को परेशान कैसे कर सकती हूँ, इसीलिए उन्हें तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। राजू और निर्मला जी की सारी बातें गोवर्धन जी ने भी सुन ली। बहू बेटे का ऐसा दुर्व्यवहार अपनी पत्नी के साथ होता हुआ वे सहन नहीं कर पाए और उसी समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी उनकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए और उसी समय गोवर्धन जी निर्मला जी को इस भरी दुनिया में अकेली छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। निर्मला जी का तो अब रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी। फिर बेशर्म की तरह फिर से अपने छोटे बेटे मयंक को फोन किया और अपने पति की पार्थिव शरीर को उसी के घर ले गई। बड़े बेटे बहू को भी संदेश दे दिया। गांव भी रोते बिलखते आए और अपने पिता की 13वीं तक रुककर वे दोनों चले गए। राज भी अपने घर को चला गया। अब तो निर्मला जी का एक एक दिन एक एक बरस की तरह बीत रहा था। जिस कमरे में वे दोनों पति पत्नी रहते थे वह कमरा घर के पीछे था। अब वह कमरा उन्हें काटने को दौड़ता था। वहाँ अब 24 घंटे सन्नाटा पसरा रहता था। इसीलिए उन्होंने एक दिन अपने बेटे मयंक से कहा, बेटा मयंक, मुझे अब घर के पिछले कमरे में नींद नहीं आती। आगे वाला कमरा भी तो खाली है, मेरा सामान उसी कमरे में रखवा दो ताकि मैं आराम से रह सकूं। पिछले 2 महीनों से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। रात भर बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हालांकि आहट होती है तो लगता है कि मानो किसी ने आवाज लगाई हो। तभी मयंक गुस्सा में बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर बोला, माँ, आप क्या कोई छोटी बच्ची हैं? और इसी कमरे में तो आप आज तक रह रही थी ना, फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको पता है ना, कोई मेहमान आता है या फिर आपके पोते शिवा को खेलने का मन करता है तो वह उसी कमरे में ही खेलता है, फिर वह कमरा आपको हम कैसे दे दें? निर्मला जी बोली, बेटा, पहले की बात अलग थी। पहले तुम्हारे बाबूजी थे, पर अचानक से वे हमें छोड़कर चले गए। अब मैं वहाँ सो नहीं पाती हूँ। अगर आप आगे वाले कमरे में रहती हूँ तो क्या परेशानी है? शिवा को जब जी चाहे कमरे में खेल सकता है। और हाँ, अगर कोई मेहमान आ जाए तो मैं वापस उसी कमरे में चली जाऊंगी। मेहमान 2-4 दिन के लिए तो आते हैं। तभी निर्मला जी की छोटी बहू काव्या आई और बोली, अच्छा बुढ़िया, इस घर में कौन रहेगा यह आप तय करेंगी। भूलिए मत, यह घर मेरा है। आपने और बाबूजी ने तो इसे बड़ा घर खरीदने में जेठ जी की मदद की थी, फिर कोई नहीं गई। आप उनके साथ रहने के लिए बाबूजी की रिटायरमेंट के बाद हम आपको यहाँ ले आए थे।
कि आपकी सेवा करेंगे तो आप हमारे लिए ज्यादा सोचें, पर नहीं, आपने हमसे ज्यादा जेठ जी की मदद की, और वह भी देखो कैसे, क्रिया कर्म में आए मिले जुले, और यह नहीं कि अपनी माँ को यहाँ से ले जाएं, छोड़ गए यहाँ हमारे सर पर बोझ। तभी निर्मला जी बोली, बहू यह तुम कैसी बातें कर रही हो? सुबोध और मीना बहू तो मुझे बार बार अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, पर मैं ही उनके साथ नहीं गई कि अगर मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि छोटे बेटे बहू के पास इतने दिन तक रही और पति के गुजरते ही सुख सुविधा के लिए अपने बड़े बेटे के पास पहुंच गई। लोग तुम्हारे में ही बातें बनाते, मैं तो तुम लोगों को सोचकर यहाँ रुक गई, और तुम लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हो। और बहू, तुम्हारे ससुर जी ने रिटायरमेंट के पैसे को दोनों बेटों में बराबर बराबर ही बांटा था। अगर यकीन ना हो तो मयंक से पूछ लो। मीना बहू तो पैसों को बड़ी ही हिफाजत से खर्च करती है, इसीलिए तो उनके पास पैसे थे, और तुम लोगों ने शहर में घर बना लिया, उन्होंने शहर से हटकर मकान बनवाया। काव्या बोली, जब सोचना चाहिए था हमारे लिए तब तो आपने सोचा नहीं, और अब क्या ताने दे रही हो? बेहतर होगा गांव की जमीन और घर बेचकर आप हमारा हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि अब मुझे आपसे कोई भी उम्मीद नहीं है। अब सुनिए, अगर अपने बड़े बेटे बहू से बात हो तो उन्हें कहिए आपको यहाँ से ले जाएंगे और रखेंगे अपने साथ, फिर तो आपको डर नहीं लगेगा ना। चलो जी, आप नाश्ता कर लो और जल्दी से दफ्तर जाओ, इनका तो रोज का ही ड्रामा है। बेचारी निर्मला जी, अभी 2 महीने पहले ही उनके पति गोवर्धन की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। बड़ा बेटा सुबोध प्राइवेट नौकरी करता था और बहू घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पति की मदद करती थी। उन लोगों ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे और पिता से रिटायरमेंट के बाद मिली मदद से घर बनवाया। सुबोध और उसकी पत्नी मीना ने शुरू से ही पैसे को सहेजा, पर मयंक शुरू से ही मौज मस्ती से जीता था। जब उसे पैसे कम पड़े तो उसका दोषी भी वह अपने माता पिता को ठहराने लगा। समय बीतता गया। निर्मला जी सोचती थी कि कैसे अपने बड़े बेटे बहू को अपने मन की बात कहूँ, लेकिन वे लोग भी क्या सोचेंगे। तभी सुबोध का फोन आया। माँ कैसी हो? वहाँ जाकर तो आप हमें बिल्कुल भूल गई। अब तो बहुत दिन हो गए, कुछ दिन तो आप हमारे पास आकर रह लो ना। जानता हूँ बाबूजी के साथ आखिरी वक्त पर ही आप वहीं थी, तो वहाँ बहुत सारी यादें होंगी आपकी, पर माँ हमें भी तो मौका दो कि हम आपके साथ कुछ वक्त बिता सकें। निर्मला जी का दिल भर आया। वह मन ही मन सोचने लगी कि बेटे ने मेरे मन की बात कह दी। वह बोली, बेटा सुबोध, मैं तुम दोनों भाइयों को बराबर प्यार करती हूँ, पर अब समय नहीं कटा जा रहा। रात में न जाने क्यों लगता है जैसे कोई आवाज लगा रहा हो। निर्मला जी की आवाज में बहुत दर्द था। फोन स्पीकर पर था तो मीना ने यह बात सुन ली। मीना फोन लेकर बोली, मम्मी जी, लगता है आप बहुत थकी हुई हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बात है मम्मी जी, आपको रात में नींद नहीं आती है क्या? मीना की आवाज सुनते ही निर्मला जी फूट फूट कर रोने लगी, मानो किसी ने बड़े स्नेह से पूछा हो। सुबोध बोला, माँ आप घबराइए मत, मयंक से बात करूंगा मैं और जल्दी ही आपको लेने के लिए आता हूँ। फिर मीना ने निर्मला जी की हिम्मत बढ़ाई, तब जाकर निर्मला जी कुछ शांत हुई। अगले दिन रविवार था। सुबोध ने मयंक को फोन किया। मयंक, क्या बात है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल उनसे बात हुई थी तो उनकी आवाज में बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। मयंक बोला, भैया इतना करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ दिनों के लिए माँ को क्यों लेकर नहीं चले जाते? मयंक की बातों में विरोधाभास था, लेकिन सुबोध बहुत समझदार था, इसीलिए उस समय कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा।
बस इतना ही बोला। मैं दोपहर तक माँ को लेने आता हूँ और फोन रख दिया। उधर सुबोध ने फोन रखा और इधर मयंक ने निर्मला जी पर शब्दों से प्रहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि माँ यहाँ ऐसी क्या कमी हो गई जो भैया से मेरी शिकायत करने लगती हो। अब आपके फिर निकल आए, पर आ गए आपका लाडला बेटा, चली जाना उसके साथ और जितना जी चाहे शिकायत कर लेना मेरी। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब बाबूजी तो रहे नहीं जो मेरी क्लास लेते, और हाँ, अपना सारा सामान लेकर चली जाना ताकि दोबारा तुम्हें यहाँ आने का बहाना नहीं मिलना चाहिए। इतना कहकर वह गुस्से में वहाँ से चला गया। काव्या अपने कमरे में बैठी मयंक की बातें सुन रही थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो अच्छा ही है, यह मनहूस बुढ़िया यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी तो मुझे अपनी मर्जी से घूमने फिरने शॉपिंग करने मिलेगा। लेकिन अपने बेटे की ऐसी जली कटी बातें सुनकर निर्मला जी की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो तभी 4-5 घंटे के इंतजार के बाद बड़ा बेटा सुबोध मयंक के घर पहुंचा। निर्मला जी ने अपने बड़े बेटे को देखा तो उनकी जान में जान आई और उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। तभी मयंक भी वापस घर आ गया और माँ को रोता देखा बोला, माँ अब तो जा रही हो ना अपने लाडले घर बेटे के घर, फिर यह रोना धोना क्यों? आप तो ऐसे जतला रही हो जैसे हम आपकी देखभाल ही नहीं करते थे। तभी सुबोध ने प्यार से पूछा, आखिर तुम इतना नाराज क्यों हो मयंक? और यह माँ से बात करने का क्या तरीका है? तुम भूल रहे हो कि वह हमारी माँ है। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम हमेशा की तरह दुखी हो। तभी काव्या चाय लेकर आई और बोली, भैया अब जिसको कमी होगी वही तो तकलीफ में होगा ना। माँ जी कहती है कि बाबूजी ने रिटायरमेंट का सारा पैसा बराबर बराबर बांटा है। अगर ऐसा होता तो आपने तो सब कुछ बना लिया, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। सुबोध बोला, काव्या बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम किसी परिस्थिति में पहले रहते थे, क्या तुम्हें मालूम नहीं? मयंक बोला, छोड़िए ना उन बातों को। यह गांव की जमीन और घर का क्या करना है, बेचकर उसको भी आधा आधा कर लेते हैं। सुबोध बोला, अभी मैं माँ को लेने आया हूँ, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। वैसे भी इसका फैसला माँ करेगी, मैं नहीं। अगर गांव का अभी सब कुछ बेच देंगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? तभी निर्मला जी वहां आई और बोली, बेटा मैंने अपना सारा सामान बांध लिया है। तभी काव्या बोली, वाह माँ जी, आपको तो जाने की बड़ी जल्दी है, जैसे हम आपको यहाँ खाने पीने को भी नहीं देते थे। निर्मला जी बोली, यह बात नहीं है बहू, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, फिर सुबोध को गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होगी। सुबोध बोला, देख रहे हो ना मयंक, आज भी माँ हमारे लिए ही सोचती है। चलो माँ चलते हैं। वहां से आने के बाद निर्मला जी को कम से कम बेटे बहू के कटु शब्दों का सामना तो नहीं करना पड़ता था, पर मयंक बार बार फोन करके गांव की संपत्ति बेचने की बात करता था। एक दिन निर्मला जी ने गुस्से में कह दिया, जो बांटना था तुम्हारे बाबूजी बांट चुके हैं। अब जो कुछ भी गांव की संपत्ति है वह मैं अपने पोते पोतियों को बांट दूंगी, वरना वे भी क्या कहेंगे कि दादी हमें कुछ भी नहीं देकर गई। तभी से मयंक और काव्या निर्मला जी से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उनसे मिलना तो दूर फोन पर बात करना तक छोड़ दिया। जब एक बार सुबोध ने बहुत विनती करके उन्हें बुलाया तो घर पर जाकर उन लोगों ने बहुत हंगामा किया। निर्मला जी के सब्र का बांध उसी दिन टूट पड़ा और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, गांव की संपत्ति अब मैं अपने बुढ़ापे के लिए रखना चाहती हूँ। जो बेटा मेरी सेवा करेगा मैं उसी को दूंगी। निर्मला जी के मुंह से इतना सुनना था कि काव्या के शब्दों में तो मिश्री घुल गई। वह बोली, अच्छा तो चलिए हमारे साथ। तभी निर्मला जी को वह सारी बातें याद आ गई, जिस प्रकार का वह व्यवहार काव्या और मयंक ने उनके साथ किए थे। निर्मला जी को वह बात भी याद आई जब काव्या ने अपनी एक सहेली से निर्मला जी के सामने ही यह कहा कि यह तो हमारे गांव की गरीब महिला है जो काम के बदले हमारे घर पर रहती है
और 2 वक्त का खाना खाती है। उन्होंने काव्या से कहा, बहू तुम दोनों ने तो मुझे अपने घर कभी नहीं आने की हिदायत दिया है ना, फिर बाजी कैसे पलट गई? तभी काव्या ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी हम तो आपके बच्चे हैं, गलती तो बच्चों से ही होती है ना, लेकिन माँ बाप का काम है गलतियों को क्षमा कर देना। लेकिन जब निर्मला जी अपने छोटे बेटे बहू की बातों में नहीं आई तो उन दोनों ने वहां खूब हंगामा किया और निर्मला जी को मनहूस कहते हुए कहा, यह जहां भी रहेगी ना उसका कभी भला नहीं हो सकता। अच्छा ही है इनसे हमारा पीछा छूटा, वरना पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने को मिलते। और भी बहुत कुछ भला बुरा कहा, हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चले गए। अब तो काव्या को समझ में आ गया था कि माँ जी वापस नहीं आने वाली है, इसीलिए वह रोज ही किटी पार्टी में जाती, नए नए फैशन करती। वही मयंक भी बिना किसी डर के पैसे खर्च करके अपने महंगे महंगे शौक पूरा करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वो दोनों कंगाल हो गए, कर्ज से इतने लद गए कि उनका घर से बाहर जाना दुर्लभ हो गया और कर्जदार जब घर तक आकर जान से मार देने की धमकी देने लगे तो उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया, लेकिन सभी का कर्ज पूरा नहीं दे पाए। अब तो मयंक और काव्या सड़क पर आ गए। कई दिन भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन अपने बड़े भाई और माँ के पास जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। अंत में वही राजू रिक्शा वाला उन्हें मिल गया और उन दोनों को अपने घर ले गया। वह दोनों राजू के साथ रिक्शे में बैठकर दिहाड़ी मजदूरी करने जाते और अपने बेटे का पेट भरते। वहीं दूसरी ओर निर्मला जी के बड़े बेटे सुबोध और मीना ने निर्मला जी की सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। एक दिन सुबह सुबह निर्मला जी चुपचाप बैठी थी, तभी मीना आई और बोली, माँ जी आप ऐसे क्यों बैठी हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? निर्मला जी बोली, नहीं बहू सब ठीक है, यूं ही नींद नहीं आ रही थी। मीना निर्मला जी की बातें सुनकर परेशान हो गई कि माँ जी को क्या हो गया। वह अपने पति से बोली, सुनिए जी। सुबोध बोला, क्या हुआ मीना, थोड़ी देर तो और सोने दो यार, आज तो शनिवार है ना, आज तो इतनी जल्दी मत जगाओ। मीना बोली, आप यहाँ बेफिक्र होकर सो रहे हैं। वहाँ माँ जी की बातें सुनते ही सुबोध उठकर बैठ गया और बोला, माँ को क्या हुआ? क्या बताऊं? सही मीना बोली, सुबोध से मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, वह ना तो ठीक से खाती हैं और ना ही ठीक से सो पाती हैं। अभी भी वह बालकनी में बैठी हैं गुमसुम सी। मुझे उनकी चिंता हो रही है। अचानक न जाने बाद में वहां उनके साथ क्या हुआ जो हमेशा गुमसुम बैठी रहती हैं। सुबोध बोला, मीना पापा का अचानक चले जाने हम सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पापा एक छाया की तरह थे जो अब तक हमें अपने अनुभवों के कारण जीवन की धूप और गर्मी से बचाते थे। अब वह छाया नहीं रही। यह कहकर सुबोध भी उदास हो गया। मीना बोली, मनोज जो चला गया उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर जो है उसे भी तो खो नहीं सकते। मम्मी जी का यूं अकेला रहना, नींद ना लेना और अच्छे से खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप सोचिए, अभी तो वे चल फिर नहीं सकती, कल को अगर बिस्तर पर पड़ गई तो उन्हें तो कष्ट होगा कि हमें भी दिक्कत हो जाएगी, तो हमें अभी से उनका ख्याल रखना होगा। सुबोध बोला, तुम ठीक कहती हो मीना, मैं आज बल्कि अभी ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ऐसा करो, जल्दी जल्दी डॉक्टर का नंबर लगा दो। मीना मुस्कुरा कर बोली, सुबोध उनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हमारे पास है। सुबोध बोला, क्या मतलब हमारे पास? उनका इलाज कैसे है? मीना बोली, जब बचपन में आप डर जाते थे और आपको अकेलापन में घबराते थे तो आप क्या करते थे? सुबोध हंसकर बोला, अरे मत पूछो, गलती से अगर हवा चलती थी और खिड़की आवाज करती थी तो मैं डर कर माँ के पास भाग जाता था और माँ जैसे ही मेरे सिर पर हाथ रखती थी सारा डर भाग जाता था। पर यह सब अच्छा आप समझा। मीना बोली, अब से माँ के साथ आप उनके कमरे में रहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। दिन में तो मैं उनके आसपास रहती ही हूँ और गुड़िया भी उनसे काफ़ी बातें करती है, तो आप ऑफिस से आने के बाद थोड़ा वक्त अभी उनके साथ बिताइए। मैं तो कहती हूँ छुट्टी के दिन आप उनके साथ सोया कीजिए, अपने बचपन की बातें
नादानियों से उनके साथ बीती घटनाओं का उनका स्मरण करवाइए। देखिएगा उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। सुबोध ने मीना का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, मीना तुम कितनी अच्छी हो, सब बातों को कितनी अच्छी तरह से समझाती हो। आज रविवार है, आज रात मैं माँ के पास ही सोऊंगा। मीना बोली, यही अच्छा होगा। फिर पूरा दिन सुबोध और मीना ने किसी ना किसी बहाने निर्मला जी को व्यस्त रखा और रात में खाना खाकर जब सब अपने कमरे में सोने चले गए तब सुबोध पानी की बोतल लेकर निर्मला जी के कमरे में आ गया। कौन कौन है? सुबोध ने छोटी सी बत्ती जलाते हुए कहा। माँ, मैं हूँ। सुबोध, सुबोध तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा काफी रात हो गई है, तुम सोए नहीं, कुछ काम था क्या? क्या? इतना कहते हुए निर्मला जी जैसे ही उठने लगी, सुबोध ने धीरे से माँ को वापस लिटाते हुए कहा, अरे माँ, आज मैं आपके पास सोऊंगा। यही निर्मला जी बोली, तू यहाँ सोएगा? मगर क्यों बेटा? और बहू और गुड़िया, बेटा तुम्हें उनके पास होना चाहिए। सुबोध निर्मला जी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, नहीं माँ, माँ कहाँ ना, मैं आपके पास सोऊंगा। निर्मला जी हंसकर बोली, तुम बहुत जिद्दी हो, लगता है तुम मीना बहू के साथ झगड़ कर आए हो। देखो सुबोध, बहू बहुत अच्छी है, उसके साथ झगड़ा मत किया करो। अब जाओ अपने कमरे में सोने के लिए और जाकर उसे मना लो, वह मान जाएगी। सुबोध बोला, जानता हूँ माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके साथ झगड़ा करके आया हूँ। माँ, याद है आपको बचपन में जब डर जाता था या काफी भूत वाली पिक्चर देख कर आता था तो आपके पास आकर सो जाता था। निर्मला जी हंसकर बोली, हाँ याद है, पर बेटे तुम यह क्यों भूल रहे हो? तुम उस वक्त बच्चे थे, कमजोर थे, तुम्हें डर लगता था और घबराते थे, इसीलिए तो मुझसे लिपट कर सो जाते थे। पर अब तुम बड़े हो गए हो बेटा। सुबोध माँ के हाथों को अपने गालों के नीचे रख कर बोला, माँ, जैसे हम बचपन में बच्चे में कमजोर, घबराहट, डर का अपने से बड़ों, माँ या बाप के साथ में बेखौफ होकर सो जाते थे, वैसे ही बड़े बुजुर्ग भी तो अकेले में कभी कभी घबराहट महसूस कर ही सकते हैं। तो क्या वे अपने बच्चों का सहारा नहीं ले सकते? माँ, मुझे पता है आप पापा के अचानक चले जाने से अकेलापन महसूस करने लगी हैं, इसीलिए आपको वहाँ भी नींद नहीं आती थी और यहाँ मैंग के व्यवहार के कारण आपका मन दुखी है। पर माँ, यह सब तो जीवन में चलता रहता है। आप ही तो कहती थी कि जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करने से वह भूत की तरह भाग जाती है। सुबोध की बातों पर मला जी हंसने लगी। सुबोध बोला, माँ, आप अकेली नहीं हैं। जैसे पहले आपका आंचल में रे लिए सहारा था, वैसे ही आपका मजबूत कंधा आपके पास है। आपका यह बेटा हमेशा आपके पास रहेगा। माँ कहकर सुबोध एक बार फिर से अपनी माँ से बचपन की तरह लिपट गया। दरवाजे के बाहर खड़ी मीना ने यह सब सुना तो उसकी भी आंखें भर आई। माँ बेटे के प्रेम के बीच वह दखल नहीं देना चाहती थी, तो चुपचाप आकर अपनी बेटी के पास सो गई। इधर माँ बेटे दोनों की आंखें भीगी हुई थी। बेटा माँ के हाथों को सहलाता और माँ बेटे के गालों को, और कुछ देर बातें करते करते बेखौफ बेखबर निर्मला जी सचमुच बड़ी अच्छी नींद में सो गई। वक्त बीतने लगा और वक्त के साथ साथ निर्मला जी अब सुबोध के घर में पूरे अधिकार के साथ रहने लगी। तभी एक दिन सुबोध ने माँ से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है। मेरी इच्छा है क्यों ना एक कार ले ली जाए। तभी निर्मला जी की आंखों के सामने वह दृश्य दौड़ गया जब काव्या ने निर्मला जी की चमचमाती कार में बैठने की औकात नहीं है कहा था। वह बात याद आते ही निर्मला जी आंखों से आंसू आ गए। जब सुबोध और मीना ने उनको रोने का कारण पूछा तो उन्होंने वह सारी घटना के बारे में बताया कि किस तरह से काव्या ने उन्हें बेइज्जत किया था। अब तो सुबोध ने ठान लिया था कि वह माँ को चमचमाती कार में बैठाकर ही रहेगा। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद ही सुबोध ने नई चमचमाती कार घर पर ला लिया और उसकी पूजा के लिए अपनी माँ, पत्नी और बेटी को साथ लेकर शहर के सबसे बड़े मंदिर में ले गया। वहां जैसे ही कार से उतरी, उनकी नजर मंदिर के बाजू में
चल रहे काम वाले मजदूरों पर पड़ी। उन्होंने देखा जो औरत ईंट गारे का काम कर रही है वह काव्या की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी उन्होंने मीना से कहा, मीना बहू, क्या वह काम करने वाली औरत काव्या है? मीना ने उसे देखा तो वह भी दंग रह गई। तभी थोड़ी ही देर मयंक भी फटे पुराने कपड़े पहने सीमेंट और ईंटों से डस्ट में इतना गंदा दिख रहा था कि पहचान ही नहीं आ रहा था। तभी राजू ने दूर से आवाज लगाया, निर्मला चाची कैसी हो? निर्मला चाची नाम सुनते ही मयंक और काव्या की नजर जब निर्मला जी और उनके बड़े बेटे बहू पर पड़ी तो वो शर्म के कारण इधर उधर मुंह छुपाने लगे। तभी निर्मला जी ने मंदिर में जाकर पंडित जी से पूजा करवाया और मंदिर के लोगों, वहां आजू बाजू में काम कर रहे सभी मजदूर को मिठाई भी और प्रसाद बंटवाया। जब मयंक और काव्या मजदूरों की लाइन में खड़े होकर प्रसाद और मिठाई ले रहे थे तब उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। निर्मला जी का मन उन्हें देखकर पहले तो ममता से भर गया, लेकिन उनकी करतूत याद आते ही वे निष्ठुर की तरह सभी को प्रसाद बंटवाया और चमचमाती कार में जाकर बैठने लगी। तभी उनके छोटे बेटे बहू उनके कदमों में जाकर गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। तभी राजू भी वहां आ गया और निर्मला जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, चाची अब तो माँ है और माँ का हृदय विशाल होता है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन दोनों पापियों को माफ कर दीजिए और गांव का जमीन जायदाद जो इनके हिस्से का है इन्हें दे दीजिए, वरना आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। तभी निर्मला जी ने उन्हें सुबोध के घर आने के लिए कहा और वे सुबोध और उनके परिवार के साथ चमचमाती कार में चली गई। वहीं मयंक और काव्या राजू के रिक्शे में बैठकर सुबोध के घर पहुंचते तभी निर्मला जी ने काव्या को याद दिलाया, बहू याद है वह दिन जिस दिन मेरे पति के इलाज के लिए पैसे की भीख मांग रही थी मैं और अस्पताल तक कार से पहुंचाने के लिए मन्नतें की थी, लेकिन तुमने मुझे अपनी चमचमाती कार में नहीं बैठाया था और पैसे के लिए मेरी बेइज्जत की थी। लेकिन मैं माँ हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जाओ तुम दोनों गांव के घर में रहो और अपने हिस्से की खेती करो। सुबोध ने अपने हिस्से की जमीन में एक अच्छा सा अस्पताल खुलवाया ताकि जिस प्रकार उन्होंने अपने पिता के इलाज के बिना खो दिए थे वैसे दूसरे लोग अपने परिवार जन को ना खो सके। मयंक और काव्या पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते, वहीं सुबोध माँ की छत्र छाया में खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो दोस्तों, माता पिता के दिल के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। वह मिल गया तो समझो आपको सारे जहां की दौलत मिल गई, लेकिन अगर माँ बाप का दिल रोता है तो उनकी संतान कभी सुखी नहीं रह सकती। इसीलिए माँ बाप की इज्जत किया करें, उनका सम्मान हर हाल में होना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।